तो देखो हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती थी, कंपैरिजन नहीं हो पाता था। तो इसी की वजह से फिर आईसीएआई ने सोचा कि चलो हम कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाते हैं जो सभी अकाउंटेंट फॉलो कर पाएंगे। तो ये हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली रूल्स होते हैं। और अपने सीए इंटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको टोटल कितने रूल्स पढ़ने हैं, 27 रूल्स पढ़ने हैं, 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे करते करते नंबर 29 तक है, लेकिन 2 उसमें से है नहीं, तो हमको टोटल 27 रूल्स पढ़ने हैं। फिर बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो 4 चीज़ों पर फोकस करता है, यानी कि ये जो हम रूल्स पढ़ते हैं या जो ये रूल्स बनाए गए हैं इनमें 4 बातों पर फोकस करा गया है। एक होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को या इवेंट को हम रिकॉर्ड करें या ना करें, तो वो रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया बताता है। दूसरा होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है कि अगर हमें उसको रिकॉर्ड करना है तो फिर उसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो उसको मेजर करते हैं मनी की टर्म्स में। तीसरा होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब था कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई भी आइटम है उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो प्रेजेंटेशन के टाइम पर आपने कहा था कि हमें आता है प्रेजेंट करना, तो आपने एक छोटा सा डेमो देखा था कि प्रेजेंट करना कई बार मुश्किल हो जाता है, या मतलब उसमें हमें लर्न करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है। और चौथा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर। कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट भी देता है, मतलब कि यूज़र को अलग अलग चीज़ें बतानी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें डिस्क्लोज़ करनी है, वो सब चीज़ें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें सिखा देता है ना। फिर 2 टर्म्स थे याद रखने कि हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं, मतलब आईसीएआई जब इशू करती है, गवर्नमेंट जब इशू करती है, तो एक तो एमसीए का सपोर्ट रहता है और किसके साथ कंसल्ट करती है, एनएफआरए के साथ, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था बेनिफिट, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। तो एक तो था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर पाते हैं। दूसरा था कंपैरेबिलिटी, जिसमें इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 फर्म्स का भी कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर अपना ही अलग अलग टाइम पीरियड पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरा था कि ये अच्छा पॉइंट था कि कभी कभी लॉ कुछ चीज़ें रिक्वायर नहीं करता, तो उन छुपी हुई चीज़ों को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर कर सकता है, यानी कि कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एडिशनल बता सकता है। तो उसका हमने एक एग्जांपल भी कर लिया था कि कैसे अगर कोई कंपनी अपनी लॉटरी इनकम छुपाती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकता है कि आपको ये बताना पड़ेगा। फिर हमने एक प्रोसेस रटा था 8 स्टेप्स का, जो मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा तो उसके कीवर्ड एक बार दोबारा देख देख के बोलते हैं। पहला था एरिया, स्टडी ग्रुप, ड्राफ्ट, व्यू, एक्सपोजर ड्राफ्ट, कमेंट्स, मॉडिफिकेशन और इशू। तुमने बिना देखे बोला, चलो ठीक है। तो एक बार दोबारा समझ भी लेते हैं। तो इसमें ये थी कहानी कि पहले हम एरिया आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम एरिया है, ठीक है। फिर हम एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, कुछ लोग उस पर मतलब सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, और फिर सबसे पहला एक ड्राफ्ट तैयार करके वो सर्कुलेट किया जाता है। तो 3 स्टेप ऐसे याद रखने। फिर उसके बाद उस ड्राफ्ट पर लोगों के व्यूज़ और ओपिनियंस लिए जाते हैं अलग अलग। फिर उनके व्यूज़ और ओपिनियंस के हिसाब से दोबारा से एक एक्सपोजर ड्राफ्ट फाइनल किया जाता है। फिर उस एक्सपोजर ड्राफ्ट पर लोगों के कमेंट्स फाइनली लिए जाते हैं कि भाई इस पर आपको कुछ टिप्पणी करनी है क्या। फिर वो कमेंट्स जब रिसीव हो जाते हैं तो फाइनली फिर हम ड्राफ्ट को मॉडिफाई करके इशू कर देते हैं एएस को, है ना। तो ये प्रोसेस पूछ सकता है एग्ज़ाम में भी, तो ये 8 स्टेप हम लिख लेंगे। फिर हमने एक बड़ी सुंदर कहानी समझी थी कि 1970s में एक प्रॉब्लम आई थी कि अलग अलग देश अलग अलग रूल्स फॉलो करते थे, और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो फिर दिक्कत लगी कि यार हर देश का रूल अलग है। तो फिर एक लंदन में बैठक हुई थी और 1973 में जून के अंदर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई।
जो ऐसे स्टैंडर्ड्स इशू करती थी जो यूनिवर्सली हर कोई फॉलो कर सकता था। उनका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS। फिर 2001 में उनका नामकरण हुआ, दोबारा से चेंज हुआ, तो कमेटी का नाम बन गया बोर्ड, IASB, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम चेंज होके बन गया IFRS, राइट। फिर भारत के पास ये ऑप्शन आया था 2007-8 में कि क्या वो IFRS को अडॉप्ट करेगा। तो इस पर भी आपको स्टोरी सुनाई थी कि फाइनली इंडिया ने क्या बोला कि हम अडॉप्ट तो नहीं करेंगे। तो हमने IFRS को अडॉप्ट नहीं करा, लेकिन हमने IFRS के साथ कन्वर्ज कर लिया था, राइट, कन्वर्ज कर लिया था, बिल्कुल सही। तो कन्वर्ज वर्ड ही बोलेंगे, और उसका नाम क्या पड़ गया अब आज, इंड AS, राइट, उसका नाम पड़ गया इंड AS, बिल्कुल सही है ना। फिर हमने शायद एक टॉपिक अच्छा और लिख लिया था कि ये जो कन्वर्ज हमने करा, हाँ कन्वर्ज बोलते हैं, तो ये जो कन्वर्ज हमने करा, इस कन्वर्जेंस को मतलब कि क्या ज़रूरत थी। तो शायद हमने इसमें 4 पॉइंट्स लिखे थे। एक तो ये कि हमको इंटरनेशनल मार्केट से अगर फंड रेज करना है ना, आपको US से पैसा लेना है, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। दूसरा था कंपैरेबिलिटी, वो तो सिंपल है कि हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। तीसरा था यूनिफॉर्मिटी या ट्रांसपेरेंसी, वो भी सिंपल है। और चौथा था ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, अगर हमें बाहर इन्वेस्ट करना हो किसी कंपनी में तो भी फिर उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने अपने AS को कन्वर्ज कर लिया IFRS के साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया था? चलो ठीक है, तो आज इसके आगे से शुरू करते हैं फिर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज तो ज़्यादा टॉपिक बचे भी नहीं हैं, तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला तो इसी का मतलब सब पार्ट की तरह ही है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बेनिफिट या बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस, बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, पूछ लेता है कि अब जो हमने कन्वर्ज करा, AS को और IFRS को कन्वर्ज कर दिया, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, बेनिफिट्स क्या हुए, है ना। तो एक एक करके लिखते हैं, फिर एक एक करके समझाता हूँ। नंबर 1, इम्प्रूव्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस across the world with transparency and comparability, with transparency and comparability। इसमें आप हाईलाइट कर लेना improves investor confidence को, और अंडरलाइन कर लेना इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, एक है ट्रांसपेरेंसी और एक है कंपैरेबिलिटी। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है आपको बता देता हूँ। तो देखो, इसका मतलब है कि जब हमने AS को और IFRS को कन्वर्ज करा, मतलब हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया, तो अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं। इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है ना, इस फॉरेन इन्वेस्टर का नाम मान लेते हैं कुछ भी है, डॉन ब्रैडमैन। अब हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारी कंपनी तो इंडिया की है। अब आप इसके पास अपनी बैलेंस शीट लेकर गए, कहा कि सर प्लीज़ हमारी बैलेंस शीट देखिए, कितनी अच्छी कंपनी है, और प्लीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे कुछ पैसा हमारी कंपनी में। अब अगर उसको आपकी बैलेंस शीट समझ नहीं आएगी, या उसको ये लगेगा कि आप तो शायद मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, या उसको शायद ये लगेगा कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो, या उसको कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो शायद आप इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और वो बैलेंस शीट हम
ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना रहे हैं, तो ऐसे में इस डॉन ब्रैडमैन इन्वेस्टर को ये लगता है कि ठीक है, इसका मतलब मुझे ये बेवकूफ़ नहीं बना रहे, तो उसको एक तो ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो समझ गए ना, कि मतलब उसको लगता है कि कोई भी इसमें झूठ नहीं है, और दूसरा वो आसानी से अपने देश की कंपनियों के साथ कंपेयर कर पाएगा, तो ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाता है। तो इसीलिए कन्वर्जेंस का पहला बेनिफिट है इम्प्रूव्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अक्रॉस द वर्ल्ड विद ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। समझ आया पूरा सेंटेंस, है ना। अब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लैंग्वेज पर फोकस करना, तो कोशिश करना कि यही लैंग्वेज यूज़ करना। तो जब आप लिखो बेनिफिट एग्ज़ाम में तो सेम लैंग्वेज यूज़ करना। सेकेंड बेनिफिट, इम्प्रूव्स इंटर यूनिट या ऑब्लिक इंटर फर्म या ऑब्लिक इंटर इंडस्ट्री कंपैरिजन तो कंपैरिजन को हाईलाइट कर लेते हैं, और बाकी तो इंटर यूनिट, इंटर फर्म, इंटर इंडस्ट्री को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इंटर यूनिट या इंटर फर्म या इंटर इंडस्ट्री का ये मतलब है कि मान लो हमारी कंपनी तो इंडिया में है, अब हो सकता है हमारी ही कंपनी की एक दूसरी ब्रांच फॉरेन में होगी, कनाडा में। अब अगर मान लो मेरी कंपनी इंडिया में है, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट अपना देसी तरीके से, और कनाडा वाली ब्रांच बना रही है बैलेंस शीट ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो फिर हम और हमारी कनाडा वाली ब्रांच का जब कंपैरिजन करेंगे तो मुश्किल आएगी, क्योंकि हमने तो देसी तरीके से बनाया है, उन्होंने विदेशी तरीके से बनाया है। तो जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे क्या इम्प्रूव हो जाता है, कंपैरिजन इम्प्रूव हो जाता है। अब वो कंपैरिजन में बीच में जो 3 शब्द दे रखे हैं, एक दे रखा है इंटर यूनिट। इंटर यूनिट का मतलब हो गया यही कि एक ही कंपनी की 2 ब्रांचेस। इंटर फर्म का मतलब हो गया अलग अलग कंपनी भी हो सकती हैं, और इंटर इंडस्ट्री का मतलब हो गया क्या पता है, इंडस्ट्री ही अलग अलग हो सकती है, कि एक एजुकेशन इंडस्ट्री और एक टायर इंडस्ट्री, तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब पॉइंट ये है कि कंपैरिजन करना जो है वो इम्प्रूव हो गया। तो समझ आ गया वाला पॉइंट। उसके बाद थर्ड बेनिफिट है ग्रुप कंसोलिडेशन। ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी ईजी। इसमें कीवर्ड ग्रुप कंसोलिडेशन ही है। ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी ईजी। तो आप एक AS21 पढ़ोगे जो हमारे सिलेबस में ही है वैसे, चैप्टर 10 के अंदर। वहाँ पर ये कंसोलिडेशन वर्ड आपको एक्चुअल में समझ आएगा। कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई, जैसे आपने टाटा ग्रुप का नाम सुना होगा, अब टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि टाटा जो है वो बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग कंपनियों के साथ काम करता है। टाटा सॉल्ट भी है, टाटा की गाड़ियाँ भी हैं, टाटा के FMCG प्रोडक्ट्स भी हैं। तो टाटा जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। अब टाटा की इतनी सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, लेकिन आपको पता है AS21 का एक रूल है, वो आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे। AS21 ये कहता है कि अगर कोई ग्रुप है या कोई कंपनी है जिसकी बहुत सारे मतलब इस तरह से कंपनीज़ हैं, तो यूज़र को हम अलग अलग बैलेंस शीट तो बता रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमें यूज़र के लिए इन सब बैलेंस शीटों को जोड़कर एक बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसमें पूरे ग्रुप की इकट्ठी बैलेंस शीट बन जाएगी। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन।
तो पहले कंसोलिडेशन वर्ड का मतलब समझ आ गया कि मतलब अलग अलग कंपनियों की बैलेंस शीट तो है, लेकिन हमें अगर पूरे ग्रुप की एक ही बैलेंस शीट दिखानी हो तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। जैसे डेमो के लिए करके दिखा देता हूँ। मान लो पहली कंपनी की मशीन है 100 रुपये, दूसरी कंपनी की मशीन है 200 रुपये, तीसरी कंपनी की मशीन है 300 रुपये। तो मान लो 3 ही कंपनीज़ हैं, तो कंसोलिडेशन जब करेंगे तो पूरे ग्रुप की मशीन कितनी हो जाएगी? 600। तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब आप ये सोचो, अगर ये कंपनियां अलग अलग तरह से बैलेंस शीट बना रही होती, कोई देसी तरीके से बना रही है, कोई विदेशी तरीके से बना रही है, कोई अलग रूल से बना रही है, और फिर कंसोलिडेशन करना हो तो मुश्किल होगा, क्योंकि कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो जब हम सब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और जब हम सब एक ही रूल से बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ऐसे में पूरे ग्रुप का कंसोलिडेशन करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो समझ आ गया वाला पॉइंट? तो ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी ईजी। उसके बाद फोर्थ बेनिफिट है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स by stock exchanges across the globe। इसमें एक्सेप्टेबिलिटी को आप हाईलाइट कर लेना, ये कीवर्ड हो गया, और स्टॉक एक्सचेंजेस अंडरलाइन कर लेना। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय स्टॉक एक्सचेंजेस अक्रॉस द ग्लोब। अब इसका क्या मतलब है? अब स्टॉक एक्सचेंजेस अक्रॉस द ग्लोब का मतलब तो है कि जैसे इंडिया में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। आपने सुना है इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग देशों में भी है। जैसे यूएस के अंदर अगर आपने सुना हो डाउ जोन्स, है ना, कनाडा के अंदर भी है, जापान के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी। तो बहुत सारे अलग अलग देशों के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। अब जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना, तो इस बैलेंस शीट को अब डाउ जोन्स वाला भी फॉलो कर रहा है, इस बैलेंस शीट को कनाडा वाला भी फॉलो कर रहा है, इस बैलेंस शीट को जापान वाला भी फॉलो कर रहा है, और हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी कंपनी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि हर स्टॉक एक्सचेंज आपको अलाउ करेगा, ठीक है आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। जापान वाला भी कहेगा ठीक है आ जाओ, कनाडा वाला भी कहेगा ठीक है आ जाओ, सिंगापुर वाला भी कहेगा ठीक है आ जाओ। लेकिन अगर आप अपनी देसी बैलेंस शीट बनाकर ले गए तो फिर तो यूएस वाला कहेगा ये क्या लिया है, वो मना कर देगा आपको। तो यानी कि जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो उससे हमारी क्या बढ़ जाती है? एक्सेप्टेबिलिटी। तो समझ आ गया पॉइंट? चलो, तो क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। तो 4 ही इसमें बेनिफिट्स होते हैं मेनली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो चारों पॉइंट लिख लेना। एमसीक्यू में पूछेगा तो इनमें से कोई भी कीवर्ड पूछ सकता है। चलो, है ना। तो ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, ये भी बहुत छोटा सा है, कन्वर्जेंस से रिलेटेड। इसका नाम है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस। ये छोटा सा ही टॉपिक है, मतलब जस्ट नॉलेज के लिए थोड़ा सा, कि कन्वर्जेंस का प्रोसेस क्या है। है ना। तो कन्वर्जेंस का प्रोसेस मैंने वैसे ओरली तो सुना दिया था आपको, वो चोको वनीला आइसक्रीम, है ना। लेकिन अब एग्ज़ाम में तो चोको वनीला आइसक्रीम नहीं लिखना, या एग्ज़ाम में तो कीवर्ड कुछ अलग आ सकता है। तो बस वही बात को थोड़ा ढंग से इंग्लिश में लिखते हैं। तो फर्स्ट एरो डाल के आप लिखना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in consultation with
ICAI, तो पहला तो ये हाईलाइट कर लेते हैं, कंसल्टेशन विद ICAI, यानी कि जो हमारी सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसने ICAI के साथ कंसल्ट करा था एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करा था टू कन्वर्ज। कन्वर्ज वर्ड को यहाँ पर आप दोबारा से बादल बना सकते हो ताकि बार बार ये वर्ड याद रहे, कन्वर्ज। एंड डिसाइडेड टू कन्वर्ज, कॉमा, नॉट टू एडॉप्ट, नॉट टू एडॉप्ट IFRS इशूड बाय IASB। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सरकार ने ICAI से कंसल्ट करके ये डिसाइड करा था कि हम कन्वर्ज करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, एडॉप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो हम IFRS को एडॉप्ट नहीं करेंगे, जो IASB इशू कर रहा है हम उनके साथ कन्वर्ज करेंगे। तो ऐसा सरकार ने ICAI से कंसल्ट करके निर्णय ले लिया, है ना। तो हमको पता तो है ही, लेकिन लिख लिया हमने। और सेकंड पॉइंट, द ICAI हैज़ वर्कड टुवर्ड्स convergence of global accounting standards. The ICAI has worked towards convergence of global accounting standards and issuance of, और issuance of के बाद आप बड़ा बड़ा लिख लेना, IND AS। IND AS को हाईलाइट कर लेते हैं। एंड इशुएंस ऑफ IND AS अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ ASB, अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविज़न ऑफ ASB को ब्लॉक कर लेते हैं। एंड इन कंसल्टेशन विद, एंड इन कंसल्टेशन विद, तो मारो ऐसी तुक्का वुक्का, NFRA, NFRA। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जो ICAI है वो काम कर रहा है कन्वर्ज करने के लिए, और ICAI क्या इशू करता है अब? IND AS। तो यहाँ तक तो हमको याद होगा ना, IND AS नाम था वो चोको वनीला आइसक्रीम का, नए रूल्स का, IND AS। और इसमें किसकी गाइडेंस रहती है, कौन सुपरवाइज करता है? ASB। हाँ, ASB की फुल फॉर्म लिख सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, राइट। तो ICAI ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बना रखा है, वो इस बात को पूरा सुपरवाइज और गाइड करता है। और किसके कंसल्टेशन में? विद NFRA। NFRA की फुल फॉर्म? हाँ, सही। तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो समझ आ गया प्रोसेस यहाँ तक? चलो ठीक है। तो एक बार ऑनलाइन के चीतों से पूछ लेते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। एक बार मुझे आप भी बता दो, यहाँ तक कोई भी टेंशन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? ठीक है, क्लियर है। चलो ओके। अब एक नया टॉपिक करवाता हूँ आपको। तो आई होप ये पूरा कन्वर्जेंस का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या फ़ायदा, क्या प्रोसेस, क्या बेनिफिट, और कन्वर्जेंस आखिर था क्या। चलो, एक नए टॉपिक, नई हेडिंग डालते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है कार्व इन, CARVE, कार्व इन।
एंड कार्व आउट, कार्व इन एंड कार्व आउट। कार्व इन एंड कार्व आउट। चलो तो पहले मीनिंग समझा देता हूँ, फिर आपको लिखवाऊंगा इसके बारे में। कार्व इन एंड कार्व आउट। तो देखो हुआ कि एक बहुत ही मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम हुई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या फेस हुई वो आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे लेट्स से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जो IFRS है, जो दुनिया के अंदर चल रहे हैं, और ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और अब इन दोनों को मिलाकर ICAI चाहती है कि इंड AS बनाना है, कन्वर्ज करना है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं मान लो, है ना, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए होंगे ऑब्वियसली, है ना, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, बहुत सारे रूल्स लिखे होंगे। और ऐसे ही हमारे पास अपना जो हमारे रूल्स हैं वो भी बहुत सारे हमने भी अपने लिख रखे हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स होंगे। अब जब हमें कन्वर्ज करना है, तो कन्वर्ज करने का मतलब है कि सीधा ऐसे मिला दिया, लेकिन मिलाने के टाइम पे प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो ग्लोबल स्टैंडर्ड में कोई एक रूल ऐसा लिखा हुआ है जो हमें लग रहा है कि यार अगर इस रूल को हम अपने रूलों के साथ मिलाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो अमेरिका और हिंदुस्तान सोचेंगे चलो अपने सारे कल्चरल चीज़ों को मिला देते हैं। अब हो सकता है भाई वो तो बीफ बर्गर खाते हो, लेकिन अब वो कल्चर हम मिलाएं अपने यहाँ तो हमें तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो सेम गोज़ फॉर अकाउंटिंग रूल्स। अब मान लो ग्लोबल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि, ऐसे ही बोल रहा हूँ कुछ भी मजाक के लिए, कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लीफो मेथड से करो। अब हम तो ये पढ़ते हैं अपने यहाँ कि यार लीफो मेथड को तो फॉलो नहीं करना चाहिए, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कहता है कि फीफो मेथड से करो, मान लो। अब हमें ये लगा कि अगर ये रूल हम अपने यहाँ मिलाएंगे तो इसको अगर मिलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो ये हम फॉलो नहीं करना चाहते। तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई ग्लोबल रूल हमें लगे कि ये तो फॉलो नहीं करना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हम कन्वर्ज करते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई रूल हमारे लिए ठीक नहीं है या जिससे हम अभी फ़िलहाल तो सहमत नहीं हैं आज की तारीख में, तो हम इसको बाहर फेंक देते हैं। हम कहते हैं भाई ये बेकार है, इसको बाहर कर दो। हाँ, बाकी रूल हमें ठीक लग रहे हैं, चलो भैया बाकी रूल हम कर लेते हैं, मिला लेते हैं अपने पास, है ना। तो एक रूल हमें उनका अच्छा नहीं लगा, उसको बाहर फेंक दिया। तो ऐसा हो सकता है। तो जब हम कोई ग्लोबल रूल जो हम फॉलो नहीं करना चाहते और उसको बाहर कर देते हैं अपने दायरे से, तो इसका टेक्निकल टर्म बन जाता है कार्व आउट। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं कार्व आउट। तो समझ गए पहले कार्व आउट का मतलब क्या है। तो हमने उनका रूल 1 ले लिया, हमने उनका रूल 2 ले लिया, लेकिन हमने उनका रूल 3 नहीं लिया, क्योंकि हमें लगा कि रूल 3 उनका गलत है या उनका रूल 3 हमें उचित नहीं लगा, तो वो हमने बाहर फेंक दिया। हमने उनका रूल 4 ले लिया, हमें लगा वो ठीक है। हमने उनका रूल 5 ले लिया, हमने उनका रूल 6 ले लिया। तो पहले आप कार्व आउट समझ गए क्या। अब हमारे रूल्स की लिस्ट बन रही है उधर। अब हमें लगा कि हमारे भारत देश की अकाउंटिंग के हिसाब से एक रूल और होना चाहिए, और आपने एक अलग से एक नया रूल बना लिया, रूल 7, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड में मान लो कहीं भी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे देश के लिए तो वो ज़रूरी है, नहीं तो मेरे मुंशी तो गलत काम कर देंगे। तो आपने अपने लिए एक नया रूल बनाकर उसको इस गोले के अंदर फिट इन कर दिया कि भाई ये रूल तो हम तो फॉलो करेंगे, तुम ग्लोबल वाले मत करो, तुम्हारे पास तो नहीं है ये रूल, लेकिन हमें तो ज़रूरी है। तो इसको क्या बोल देंगे, कार्व इन। तो इस तरह से जब कन्वर्जेंस होता है रूल्स का, तो ऐसा नहीं है कि बस सीधा कॉपी पेस्ट करा, ये लो अगले दिन कागज़ लेकर हो गया कन्वर्ज। तो उसमें भी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ रूल्स छोड़ दिए जाते हैं, कार्व आउट, और कुछ नए और डाल दिए जाते हैं, तो कार्व इन, है ना। तो आप ये पहले छोटी सी ड्राइंग बना लो, तो इससे आपको ना बाद में रिवीजन में याद रहेगा, क्योंकि थोड़े टेक्निकल टर्म है।
फिर मैं दोनों की आपको इंग्लिश लिखवा देता हूँ। तो कार्व इन का मतलब ये हो गया, मतलब हिंदी भी लिख देता हूँ, कार्व इन का मतलब ये हो गया कि इसको सिर्फ मतलब ओनली हम फॉलो कर रहे हैं। ये हमने अपने देश के हिसाब से या हमने अपनी अकाउंटिंग के लिए अपने लिए रूल बनाए, ग्लोबल में नहीं है। और कार्व आउट का मतलब है कि हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, हमने उसको बाहर कर दिया, तो वो कार्व आउट हो गया। तो जब हम कन्वर्जेंस करते हैं तो आप ये छोटा सा बना सकते हो अपने समझने के लिए। एक टर्म होता है कार्व इन और एक टर्म होता है कार्व आउट। तो इसकी इंग्लिश लिखवा देता हूँ जो थोड़ा टेक्निकल है। तो इस तरह से कन्वर्जेंस की डिज़ाइनिंग की जाती है। कुछ चीज़ें उनकी छोड़ देते हैं, कार्व आउट, और कुछ हम अपने लिए खुद बनाते हैं नए रूल्स की। ठीक है, ये वो तो फॉलो नहीं कर रहे लेकिन हम फॉलो करेंगे, तो उसको बोल देते हैं कार्व इन। ठीक है ना, तो लिख लो। बट समझ आया पहले लिखने से पहले क्या है कार्व इन कार्व। तो इसकी इंग्लिश थोड़ा सा टेक्निकल है, तो वो लिखते हैं टेक्निकल। चलो ठीक है, तो वो लिखवा देता हूँ आपको। तो इसमें आप लिखना सर्टेन चेंजेस have been made, certain changes have been made in Ind AS, certain changes have been made in Ind AS considering the economic environment, considering the economic environment of the country, comma, which is different as compared to, which is different as compared to economic environment, which is different as compared to economic environment presumed to be in existence by IFRS, full stop. These changes, these differences are due to difference in economic conditions, difference in economic conditions, full stop. These differences which are in deviation, these differences which are in deviation to the accounting standards, to the accounting standards or principles stated in IFRS are known as carve outs, are known as carve outs,
फुल स्टॉप। उसके बाद एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड एएस, एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड एएस over and above what is given in IFRS, comma, is termed as carve in, is termed as carve in। तो ये वैसे एग्जैक्ट लैंग्वेज है जो ICAI यूज़ करता है, तो मैंने पूरी वही आपको करवाई है टेक्निकली, बट आप इसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके अगर आप समझोगे, भी समझाता हूँ तो बहुत इजी है। पहले नीचे वाला पढ़ लो, रेड वाला, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है। नीचे तो बहुत ही सिंपल चीज़ लिखी है कि इंड एएस में जो भी एडिशनल गाइडेंस दे रखी है ओवर एंड अबव IFRS, है ना, मतलब कि IFRS के अलावा उनको हट के जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल गाइडेंस दे रखी है इंड एएस में, उसको क्या बोल देंगे? कार्व इन। तो क्लियर हो गया कार्व इन। तो कार्व आउट की अंग्रेज़ी थोड़ा बड़ी है। कार्व आउट में ये कह रहा है, बीच में वो ये समझा रहा है, कह रहा है कि देखो इंड एएस बनाते समय जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है किसी देश का, वो IFRS बनाने वाले देशों के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मुकाबले अलग हो सकता है। यानी US की आर्थिक स्थिति और इंडिया की आर्थिक स्थिति अलग हो सकती है, और जो है भी। तो इसीलिए कह रहा है कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो हम इसीलिए कुछ डिफरेंसेस जो मतलब डेविएशन क्रिएट करते हैं, डेविएशन का मतलब है भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, या जो हमारे देश के लिए अलग हैं उनके देश के लिए अलग हैं, तो उन चीज़ों को हम जो छोड़ देते हैं उसको बोल देते हैं कार्व आउट। ठीक है, तो समझ आ गया लेकिन पूरा अच्छे से, कोई भी दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो, तो ये बेसिकली ये पूछ लेता है कार्व इन एंड कार्व आउट। चलो, तो मेन नोट्स के अंदर जो लिखना था, समझना था, वो वैसे इतना ही था। अब कुछ एडिशनल चीज़ें वो बुक से करेंगे, मतलब मैं यहीं पे आपको दिखा दूंगा, क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, बट समझ आ गया सारा अच्छे से। चलो ठीक है, तो बुक पे मैं ही लेकर चलता हूँ आपको। तो बुक में आपको ये पूरा यहाँ पर चैप्टर ऐसे ही नज़र आएगा, राइट। तो देखो इसके अंदर आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अगर, तो आप घर जाके अगर बुक होगी तो उससे आप भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो पूरा एक बार, है ना, तो साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, कि एएस क्या होता है ना, वो यहाँ पर आपको बता रखा है कि एएस क्या होता है, जिसमें हम देखो दे भी रखा है कि किससे कंसल्ट करते हैं, MCA और NFRA, है ना, और 4 चीज़ों पर देखो फोकस करते हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, है ना। तो ये एएस का मेन काम होता है। उसके बाद देखो यही मतलब कि एएस 4 चीज़ों में डील करता है, रिकॉग्निशन करना, मेजरमेंट करना, प्रेजेंटेशन करना और डिस्क्लोज करना। फिर उसके बाद आपको दे रखे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, है ना। तो हमने फ़ायदे करे थे, स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक कंपैरेबिलिटी और एक रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, है ना। तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद आपको मोटा मोटा दे रखा है कि प्रोसेस कैसे सेट करते हैं, मतलब जब हम स्टैंडर्ड बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो कीवर्ड्स याद कर सकते हो, एरिया, स्टडी ग्रुप, ड्राफ्ट, व्यूज़, एक्सपोजर ड्राफ्ट, कमेंट्स, मॉडिफिकेशन और इशू,
है ना। फिर नीचे उन्होंने बता रखा है कि किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है ना। तो आप रीड कर पाओगे आसानी से। ये रहा देखो, फ्लो चार्ट हो गया 8 स्टेप्स में। फिर उसके बाद कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो तो आपको बता ही दिए। वैसे तो 29 है, लेकिन कौन से 2 कट चुके, 6 और 8। 6 जो है वो वैसे अभी 10 के अंदर मर्ज हो चुका, और 8 जो है वो 26 के अंदर मर्ज हो चुका। पहले ये अलग होते थे, तो इसीलिए ये दोनों अब हमें नहीं करने। तो इफ़ेक्टिवली आपके लिए कितने हो गए टोटल रूल्स, 27। तो 27 टोटल रूल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दे रखी है, तो वो आपको अभी एज सच लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ये रूल नंबर दे रखा है कि रूल 1 क्या है। अब जैसे जब आप छोटे थे तो शायद आपने रूल 3 पढ़ा था, या मतलब सुना होगा, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, या शायद AS2 अगर आपने सुना होगा CA फाउंडेशन में, तो AS2 क्या होता था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ऐसे सारे रूल्स होते हैं, है ना। और अगर देखो अभी आपने आज का मेरी ध्यान से सुना होगा 21, है ना। तो देखो क्या नाम है इसका, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हम वो सीखते हैं कि जब हम अपने पूरे ग्रुप को मर्ज कर रहे होते हैं, है ना। हाँ आदित्य भाई याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा आप थ्योरी मतलब लर्न भी कर सकते हो, कर ही लेना, इनफैक्ट कर क्या सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि ICAI ने अपना स्टडी मटेरियल कैसे डिज़ाइन करा है, वो भी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑर्डर वाइज नहीं दिए, है ना। मतलब कि अगर बच्चे को रूल सिखाना हो तो टेक्निकली तो 1 2 3 4 5 6, मतलब जब हम स्टडी करते थे, जब हम छोटे थे आपकी उम्र में, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके रूल्स पढ़े थे। लेकिन आपको ICAI कहता है ऐसे मत पढ़ो। कह रहा है पहले आपको उन्होंने ऐसे डिस्टिंग्विश कर दिया, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर ये सब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो एसेट से रिलेट करते हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसे अलग अलग कर दिया। ये लाइबिलिटीज़ से रिलेट करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रभाव डालते हैं, ये रेवेन्यू से रिलेट करते हैं, और ये कुछ अदर्स हैं, और ये आपके कंसोलिडेशन के। तो उन्होंने क्या करा, मतलब 1 से लेकर 27 तक सीक्वेंस में नहीं दे रखे, उसमें उन्होंने अलग अलग ग्रुपिंग कर दी कि जो एसेट से रिलेटेड है वो अलग पढ़ लो, जो लाइबिलिटी से रिलेटेड है वो अलग पढ़ लो, जो रेवेन्यू से रिलेटेड है वो अलग पढ़ लो। तो अब मतलब आपके लिए थोड़ा सा उन्होंने सुंदर कर दिया। हमें तो सीधा धक्के मार के गधों की तरह, लो भैया 1 से लेकर 27 तक पढ़ लो। तो हम बचपन में सारे 1 से 27 तक सीक्वेंस में पढ़ते थे। अच्छा, बाकी नीड है ना, तो वो अपने 4 पॉइंट्स थे कि क्यों ज़रूरत था कन्वर्जेंस करने का। तो रेजिंग फंड, है ना, और इसकी इंग्लिश आप नीचे पढ़ सकते हो घर जाके, मतलब उससे थोड़ा सा आपको और एनहांसमेंट होगा। कंपैरेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो 4 हमारे फ़ायदे हो गए कन्वर्जेंस के। उसके बाद वो कहानियाँ तो आपको याद ही होंगी। जून 1973 पहले IASC था, वो IAS इशू करते थे, है ना। फिर 2003 में नाम चेंज हो गया, है ना, और अब उनको हम IFRS कहते हैं, है ना। उसके बाद मतलब ये सब आपको कहानियाँ दे रखी हैं। फिर IFRS अब इशू होता है, ये सब बातें बता रखी हैं, ठीक है, ये सब बेसिक है। अच्छा, फिर ये था, ये वो छोटी सी कहानी है कि हमारे पास IFRS को लेकर 2 रास्ते थे, या तो एडॉप्शन या कन्वर्जेंस। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमने क्या करा, कन्वर्जेंस करा था, राइट, है ना। और उसके बाद कार्व आउट, कार्व इन, ये आपने अभी देख लिया क्या होता है। उसके बाद बाकी कन्वर्जेंस टू IFRS में तो वही बता रहे हैं, वही सब चीज़ें हैं बेसिक। फिर इंड AS क्या होता है वो आप समझ गए कि जो हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS को कन्वर्ज करके अब ICAI जो नए रूल्स इशू करती है उसको क्या बोलते हैं, इंड AS। तो यहाँ इन्होंने एक टेबल दे रखी है जस्ट फॉर द नॉलेज, अभी दिखाता हूँ क्या है वो आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, ये वाली,
लिस्ट ऑफ इंड एएस, है ना। कह रहा है कि देखो इंड एएस का नंबर है 101 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आईएफआरएस में नंबर है वो है 1, है ना। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड का नंबर है 1, हमने उसको फॉलो कर लिया, इंड एएस का नंबर बन गया 101। ऐसे ही आईएफआरएस में नंबर है 2, उसको हमने फॉलो करके बना लिया इंड एएस 102, 3 को 103, 4 को 104, 5 को 105। तो मतलब हमने आईएफआरएस को अपने इंड एएस के साथ मतलब मिला लिया, तो वो बता रहा है। तो ये लिस्ट वैसे आपके लिए कोई ऐसा खास रेलिवेंट नहीं है, ये आप स्किप भी कर देना। अच्छा, फिर साथ ही साथ फोर्थ कॉलम में आप देखोगे तो वो सेम टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी हैं। अब वो कहाँ हैं, वो नंबर यहाँ इन्होंने दे रखे हैं कि जो जो टॉपिक देखो इंड एएस में भी है मान लो, और वो आईएफआरएस में भी है, और वो एएस में भी है। तो वो ऐसे उन्होंने टॉपिक को बता रखा है देने के लिए। तो ये टेबल आपके वैसे रेलिवेंस के लिए नहीं, तो इसको आप स्किप कर देना। और एंड में इन्होंने बता रखा है इसमें कि ये एएस जो है ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होना शुरू हुए, लेकिन ये क्योंकि हिस्ट्री है तो आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। इसको 2015 में फेज़ 1 में लेकर आए थे कुछ कंपनियों के लिए, फिर 2016 में थोड़ा सा इसको मैंडेटरी कर दिया काफ़ी कंपनियों के लिए, फिर अगले फेज़ में 2017 में लेकर आए थे बहुत सारी कंपनियों के लिए, फिर करते करते बैंकिंग कंपनियों के लिए, एनबीएफसी कंपनियों के लिए, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए, उनको इससे बाहर रखा गया क्योंकि बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, इनको गवर्न करने की बॉडी अलग होती है, या तो आईआरडीए होता है इंश्योरेंस कंपनी का, या बैंकिंग का आरबीआई होता है। तो इन सब कंपनियों के लिए अलग अलग रोड मैप तैयार करे गए कि कौन सी कंपनियों को कौन सी तारीख से मतलब इन्हें अप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये अभी आपके लिए कोई ज़्यादा खास रेलिवेंट नहीं होते। तो समझ गए पूरे चैप्टर का क्रक्स। चलो अब इसके आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो एमसीक्यू देखते हैं, तो लेट्स सी कि क्या हम कर पाएंगे या मतलब क्या हम समझ पाएंगे। अब जैसे पहला लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ इन इंडिया आर इशूड बाय। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन इशू करता है? ICAI। इशू करने का अथॉरिटी किसके पास रहता है? ICAI। सेकंड है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है, ऐसा पूछ रहा है। ए में लिखा है हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एलिमिनेट नॉन कंपैरेबिलिटी, और बी में लिखा है इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोनों काम करता है, दोनों इसका बेनिफिट रहता है। फिर थर्ड में लिख रहा है इट इज़ एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू एंश्योर। तो तीनों बेनिफिट्स थे, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी। फोर्थ में पूछ रहा है विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देयर मॉडिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी टू कंपनीज। हाँ, तो अब इसमें क्योंकि कंपनीज़ की बात कर रहा है कि कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबिलिटी उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो MC है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का मतलब ही हो गया कि जो कंपनीज़ के अफेयर्स से डील करता है। फिफ्थ में पूछ रहा है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट, मतलब जो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं उससे क्या फैसिलिटेट हो? तो क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, कंपैरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, सारी चीज़ों का फ़ायदा रहता है। अच्छा, फिर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देख सकते हो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे 6 में पूछ रहा है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन ब्रीफ, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऑब्जेक्टिव में तो आप लिख सकते हो जो हमने शुरू में बताया था कि प्रॉब्लम क्या आती थी, यूनिफॉर्मिटी की कमी होती थी, कंपैरिजन नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स बनाने पड़े। और इसके फ़ायदे क्या लिख सकते हो? स्टैंडर्डाइजेशन वाला, कंपैरेबिलिटी वाला, राइट, तो वो एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट वाला, तो 3 एडवांटेज आप लिख सकते हो।
फिर 7th में पूछ रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि इंड एएस को इशू करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इंड एएस को इशू करने का जो प्रोसेस था उसमें बस आपको वो छोटा सा वो ब्रीफ बताना है कि जो आईसीएआई है वो एएसबी यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के गाइडेंस और सुपरविजन में इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए इंड एएस इशू करती है, जिसमें हमने ओरिजिनली आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं करा था और हमने आईएफआरएस के साथ कन्वर्ज करा था, है ना। और फिर लास्ट में एक छोटा सा उसका बेनिफिट या कॉन्क्लूजन बताने का। फिर 8th में पूछ रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ आईएफआरएस एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स थे उनका जो हमने कहानी डिस्कस करी थी कि 70s में, फिर 80s में, फिर 2000 में इनका इमरजेंस हुआ, मतलब बहुत सारे देशों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो क्या इम्पोर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस मतलब होते क्या इम्पोर्टेंस थी, क्यों करना शुरू कर दिया। तो इसमें आप बेनिफिट्स वाले पॉइंट लिख सकते हो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इसीलिए इमर्ज हुए क्योंकि उसके बेनिफिट्स क्या क्या थे, रेजिंग फंड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा थी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हम कर सकते थे, राइट। वो सारे 4 पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। और फिर 8th में पूछ रहा है 9th में पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कार्व आउट एंड कार्विन इन इंड एएस। तो ये आपका लास्ट वाला जो आज का पॉइंट था कि जिसमें आप कार्व आउट और कार्विन की डेफिनेशन बता सकते हो क्या है, और एग्जाम्पल भी दे सकते हो एक समझाने के लिए कि कार्व आउट मतलब हो गया जो हम आईएफआरएस के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, और कार्विन का मतलब हो गया कुछ एडिशनल गाइडेंस जो हम फॉलो कर रहे हैं जो नॉट गिवन इन आईएफआरएस। चलो तो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया। वो एएस का था, हाँ वो सिर्फ एएस का था। तो जो फ्लो चार्ट था वो था सिर्फ एएस का, और इंड एएस का प्रोसेस तो ये होता है कि जिसमें ये वाला जो छोटा सा मतलब कहानी थी कि एएसबी इशू करती है और किसके साथ कंसल्ट करती है, एनएफआरए के साथ। और जो फ्लो चार्ट बनाया था वो दिखा देता हूँ, वो होता है एएस इशू करने का प्रोसेस, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करने का। ये रहा, है ना, ये वाला, ठीक है। चलो